सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की जो साइंस है और चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड एजुकेशन चैप्टर है, उसका ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन, अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, जैसे प्लेसमेंट का मतलब होता है एक उसका स्थान बदल देना। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है कि ऐसी पहली हेडिंग डाल लीजिए विस्थापन अभिक्रिया, और इस विस्थापन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह, ठीक है, एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा से देख लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु, ठीक है, या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाता है, तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन नहीं। द्विविस्थापन तो इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे देखो कॉपर सल्फेट, ये क्या है? कॉपर सल्फेट, और ये है जिंक। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को अपने स्थान से हटा देगा। ठीक है, अपने स्थान से हटा देना क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो देखो यहाँ पर कौन आएगा? Zn और SO4। समझ में आ रहा है? Zn SO4, तो Zn SO4 ये बन जाएगा Zn SO4, और बचेगा क्या? Cu, तो Cu निकल गया कॉपर। ठीक है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, नोट करके एक बात लिख लीजिए कि ये कौन विस्थापित कर सकता है, तो ये समझ में आ जाए। तो इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, ठीक है, वो कम क्रियाशील धातु को क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। ठीक है, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। जैसे आपने उदाहरण देखा हुआ कि कोई बड़े अधिकारी आ जाए, या मान लो कि कॉलेज है, आप स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज में ही दिखते होंगे कि आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और फिर कौन आगे? साहब, यानी प्रिंसिपल साहब आगे, तो एकदम खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि वो बड़े साहब हैं, यानी उनके अधिकारी है। तो ऐसे ही वो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी, यानी क्या कर देगी? उसके स्थान से हटा देगी। ठीक है, तो ऐसे ही अधिक और भी उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया के। जैसे देखो Pv लेड और CuCl2, तो Pv क्या करेगा? इस Cu को विस्थापित कर देगा और बनाएगा क्या? PvCl2 और प्लस Cu, PvCl2 प्लस Cu। अब ये Pv क्या है? लेड है ये। ठीक है, लेड, और इससे क्या बोलेंगे? कॉपर क्लोराइड। और ये क्या है? ये तुम्हारा है लेड क्लोराइड। पढ़ना सीखिए, Pv को लेड और क्लोरीन को क्लोराइड। ठीक है, और ये कॉपर विस्थापित कर दिया। ऐसे ही आयरन है तो CuSO4, तो आयरन किसको विस्थापित कर देगा?
इसको CuSO4 को, ठीक है। तो Cu को विस्थापित करेगा, क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, ठीक है, या फेरस सल्फेट, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, सल्फेट। और कॉपर को विस्थापित कर दिए, यहाँ है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो विस्थापन अभिक्रिया में समझे, एक जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि कौन कम क्रियाशील धातु है और कौन अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये कैसे पता करें कि हम कौन क्रियाशील है। तो इसके लिए हमें अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद होनी चाहिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहाँ से प्राप्त करें, तो देखो भाई, ये है अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है। तो इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखिए कि ये जो क्रियाशीलता क्रम है वो नीचे की ओर घटता हुआ क्रम है, ठीक है। जो ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील और नीचे को सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है, याद रखना। तो देखो यहाँ पर पोटेशियम दे रखा है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम एल्युमिनियम, और उससे कम जिंक, और उससे कम आयरन, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है फिर उसके आयरन के बाद में कौन है, Pb, और उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में कॉपर, और इसके बाद में मरकरी या पारा, ठीक है, मरकरी या पारा। और ये Ag सिल्वर और ये है Au गोल्ड, ठीक है। अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है कि काना, ठीक है, काना मांगे कार अल्टो जैन फरारी, काना मांगे कार अल्टो जैन फरारी, प्रभु है क्यों हजूर आज आओ। ट्रिक मैंने इधर लिख लिया, काना मांगे कार अल्टो जैन फरारी, प्रभु है क्यों हजूर आज आओ। तो इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी के लिए एक नया पेज ले रहे हैं और बना के देखते हैं क्या हमें याद हुआ है या नहीं। तो देखो नया पेज पर देखो, काना मांगे कार अल्टो जैन फरारी, प्रभु है क्यों हजूर आज आओ, ठीक है। तो काना मांगे कार अल्टो जैन फरारी, यानी का से मतलब बना लीजिए श्रेणी। तो ये है ये तुम्हारी पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, और ये सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और ये है जिंक, सभी के नाम याद कर लो, आयरन, और ये है लेड, और ये हाइड्रोजन। और ये है कॉपर, और ये है मरकरी या पारा, और ये है सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड। तो ये जो सारणी है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना ली गई। तो इसमें जो नीचे की ओर क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, ठीक है, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो सबसे ऊपर धातु है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, उससे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसलिए आप देखते हो कि जो महिलाएं सोना पहने रहती हैं। अगर सोना, मान लो अगर सोना अवक्रियाशीलता की श्रेणी में ऊपर होता तो वो सोना ही तो 10 तोले का पहनती, या मतलब 5 तोले का, या कितने की भी तोले का पहनती हार। वो कुछ दिन बाद रह जाता है 2 तोले का या 1 तोले का, तो फिर वो सुनार से ही लड़ती। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर ने, प्रकृति ने, या पहले से ही गोल्ड को नीचे रखा है। वो सबसे कम क्रियाशील धातु है, वो किसी से क्रिया नहीं करता है, ना तो उनकी लड़ाई कुछ दिन बाद सुनार से होती ही रहती। तो याद रखेंगे सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है इस सक्रियता श्रेणी से। तो काना मांगे कार अल्टो जैन फरारी प्रभु है क्यों हजूर आज आओ, इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु सोडियम तथा पोटेशियम है, और इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, और इनकी जल के साथ अभिक्रिया होने पर विस्फोट हो जाता है, विस्फोट। ठीक है, ये भी याद रखना, जल में सोडियम का टुकड़ा डालने पर आग जल जाती है। ठीक है, तो याद रखना। अब ये क्या करेंगी, अपने से नीचे को विस्थापित कर देंगी। देखो अभी मैंने यहाँ पर अभिक्रिया दिखाई, तो पहली थी Cu कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ, तो जिंक ने कॉपर को क्यों विस्थापित कर दिया, क्योंकि देखो जिंक कहाँ आ रही है, ऊपर। जिंक ये रही और ये रहा तुम्हारा कॉपर, तो कॉपर नीचे है, कॉपर नीचे है तो कॉपर को विस्थापित कौन कर देगी, जिंक। ठीक है, इसी तरह से देखो और भी थी Pb और CuCl2, Pb ने भी Cu को क्या कर दिया, विस्थापित, क्योंकि देखो Cu के ऊपर Pb है, ये रही, तो ये भी विस्थापित कर देगी। एक और भी देखी तुमने, आयरन, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि आयरन भी तो आ रहा है, अरे सक्रियता श्रेणी में आयरन भी तो आ रहा है ऊपर, ये रही कॉपर, तो इसलिए कॉपर को विस्थापित कॉपर से ऊपर वाली सभी धातुएं कर रही हैं। ठीक है, ऐसे ही अन्य भी उदाहरण ले सकते हो कि भाई, जैसे आप ये भी ले सकते हो कि K प्लस HCl गिव्स आउट, तो देखो ये इसको विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, KCl और प्लस H2 गैस। अब देखो यहाँ ये विस्थापित कर रहा है हाइड्रोजन को, क्योंकि K हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, सबसे सक्रियता श्रेणी। तो देखो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो 2KCl प्राप्त हो जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। तो इस तरह से जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, याद रहेगा। अब देखें, अब क्रियाशीलता श्रेणी आप इसमें से बनाना चाहें तो इसमें से बना लीजिए। अब चलते हैं हम द्वय विस्थापन अभिक्रिया। द्वय विस्थापन अभिक्रिया के क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट तो डाल लीजिए हेडिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभिक्रिया को शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हो, रिएक्शन कोटिंग। तो द्वय विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्वय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इन द्वय विस्थापन अभिक्रिया में आयनों के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है कि एक के आयन दूसरे को दे दिए जाते हैं और दूसरे का आयन दूसरे को। तो देखो Na2SO4 और BaCl2, इसमें आयंस देखो SO4 पर ऋण आयन है और ये Cl आयन है, तो ये तो दे देगा इसको और ये दे देगा इसको। ठीक है, तो देखो इसने दिए Na_SO4 तो BaSO4 बना, क्या वही बना BaSO4। अब देखो यहाँ पर, अब Na को दे दिए Cl वाले तो बना NaCl, तो 2NaCl। Na पर बेटा एक धनायन होता है और Cl पे एक ऋणायन, इसलिए NaCl बनेगा। ये नहीं कि Na2 और Cl2 बनाओगे तब भी देखो 2 का कॉमन आ जाएगा तो 2NaCl ही होगा ना, तो इसलिए 2NaCl लिखते हैं। ये लिखना सीख लीजिए आप, फिर लिखे आओ अभिक्रिया में इसी तरह से। तो BaSO4 के बेरियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट के श्वेत रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, देखो मैंने यहाँ नोट कर, जिस अभिक्रिया में अवलेय लवण मतलब जो जल में ना घुले, ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवलेय लवण या अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, ये Na2
SO4। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट के श्वेत रंग के अवक्षेप प्राप्त होता है, जो जल में अवलेय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। तो द्विविस्थापन के CuSO4, ठीक है, कैसा होगा? इक्वस, ठीक है, और NaOH ये भी इक्वस होगा। अब देखो SO4 इधर दे देगा और OH आ जाएंगे यहाँ, तो देखो बनेगा क्या? CuOH का होल ट्वाइस। अब आप कह रहे होगे सर यहाँ OH का होल ट्वाइस क्यों बना? तो देखो Cu पे क्या होते हैं बेटा? 2 धनायन और OH पे 1 ऋणायन होता है। ठीक है, क्रॉस कर देंगे, वही 9th वाला फॉर्मूला, CuOH का होल ट्वाइस बनेगा सूत्र। ठीक है, CuOH का होल ट्वाइस, इसलिए CuOH का होल ट्वाइस। अब प्लस प्लस लगा दिया। Na पर 1 धनायन होता है और सल्फेट पे कितने होते हैं? 2 ऋणायन। जैसे देखो Na पर क्या होते हैं? 1 धनायन और सल्फेट आयन पे 2 ऋणायन। तो देखो 2 ऋणायन है तो 2 संयुक्ता होगी, तो Na कितने आएंगे? 2, और SO4 कितना आएगा? 1। तो इसलिए ये सूत्र बना क्या? Na2SO4, Na2SO4। Na2SO4। तो देखो कॉपर सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई तो क्या होना? कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखो आयनों का चेंज ही तो हुआ, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन एक दूसरे को आदान प्रदान कर दिया। चेंज मतलब विनिमय, एक्सचेंज हुआ। ऐसे ही देखो KCl के पे धनायन है, Cl पे ऋणायन, और AgNO3। तो देखो जो NO3 होता है वो आ जाएगा इसके पास और Cl आ जाएगा एक इसके पास। तो देखो AgCl बना, क्या बना? AgCl और प्लस KNO3। ठीक है, तो ये अभिक्रिया थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या आयनों का विनिमय होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।